हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप बिहार लाइब्रेरियन भर्ती एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और बिहार लाइब्रेरियन के लिए आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है जब आप अपनी पूरी जान झोंक सकते हैं लाइब्रेरियन भर्ती की तैयारी के लिए। क्योंकि दोस्तों, ये स्पष्ट हो गया है कि सितंबर माह में हर हाल में नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। ये आधिकारिक सूचना है कि जब यह बताया गया है कि लाइब्रेरियन भर्ती जो होगी वह सितंबर माह में नोटिफिकेशन होगा और इसको जल्द से जल्द एलईटी करा लिया जाएगा। और इस संबंध में आपको बताते चलें कि लगभग 5800 सीट जो है वह सृजित किया गया है। तो अब आपको ये समय आ गया है जब पूरी रूप से पूर्णतः तरीके से अपने आप को लगा दीजिए और हर काम को छोड़ करके इसमें लगातार बने रहिए। अब हम लगातार आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। आइए शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन में। कुल मिलाकर के 100 वन लाइनर देखेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकेगा उतना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम प्रतिदिन कराने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का 5 नियम किसने दिया? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। बुक्स आर फॉर यूज किस नियम का मूल भाव है? तो ये प्रथम नियम। बुक्स आर फॉर यूज किस नियम का मूल भाव है? तो प्रथम नियम जो कि लाइब्रेरियन का है और वो है एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिए जाने वाले इस पंच नियम का। एवरी रीडर हिज और हर बुक्स किस नियम से संबंधित है? तो यह पुस्तकालय का दूसरा नियम है कि प्रत्येक पाठक को उसका अपना जो है या प्रत्येक पुस्तक को अपना पाठक मिल जाए। अगर तीसरा नियम बात करें तो कहता है एवरी बुक इट्स रीडर, यानी कि प्रत्येक किताब को अपना अपना क्या होना चाहिए? वो दोस्तों अपना पाठक होना चाहिए। तो यह किस नियम के तहत आएगा? तृतीय नियम। तो पहला नियम क्या कहता है कि किताबें प्रयोग के लिए होती है। दूसरा नंबर नियम क्या है कि जो प्रत्येक पाठक है उसको किताब मिले। और तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक किताब को उसका पाठक मिलना चाहिए। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी कि जो पाठक गण हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनका समय का बचत करना चाहिए। यह है चौथा नंबर नियम। तो आप अभी तक 4 नियम जो पंच नियम है एस.आर. रंगनाथन का, उसमें से 3 नियम आपने देख लिया, चौथा भी देख लिया कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी कि पाठकों का उसके समय की बचत कीजिए। यह जो है चौथा नियम कहता है। और वहीं पर 5 नियम जो है, 5वां नियम यह कहता है कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि यह जो लाइब्रेरी है वह एक बढ़ता हुआ जीव की तरह है। यानी कि आप जितना इसको बढ़ाना चाहेंगे, जितने इसमें बुक्स नए प्रकार से लाकर एडजस्ट करना चाहेंगे, उतने लाकर के आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसको जीवित रख सकते हैं। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा मेरे प्यारे साथियों 5 नियम जो है पंच नियम लाइब्रेरियन का दिया गया। जो पांचों नियम आपने देखा, पहला नियम कि किताबें प्रयोग के लिए होती है। दूसरा नियम कि प्रत्येक पाठक को उसका किताब मिले। तीसरा नियम प्रत्येक किताब को उसका पाठक मिले। चौथा नियम कहता है कि जो भी रीडर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, कोशिश ये किया जाए कि पुस्तकालय में ऐसी व्यवस्था हो कि उनके समय की बचत हो जाए। और 5वां नियम ये कहता है मेरे प्यारे साथियों कि जो पुस्तकालय है वो बढ़ते हुए जीव के रूप में है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5 नियम जो एस.आर. रंगनाथन के हैं वो आपको बखूबी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई दोहराए नहीं होगी। आइए बढ़ेंगे। क्लोन क्लासिफिकेशन, याद रखेंगे जिसको साधारण भाषा में सीसी के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखना है कि सीसी का फुल फॉर्म अगर पूछे तो क्लोन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण जो है वह कब दिया गया था? 1933 ईस्वी में जो है ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों, क्लोन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्गों की संख्या कितनी है? तो क्लोन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्गों की संख्या 33 है। याद रखेंगे 33 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन में हम जो है कुल मिलाकर के 100 जो है वन लाइनर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। यदि अभी तक आपने जो बिहार लाइब्रेरियन है उससे संबंधित पीडीएफ ई बुक नहीं लिए होंगे तो यह पीडीएफ ई बुक है हमारा, उसको आप जो परचेज कर सकते हैं। हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से आपको जो है 3 प्रकार के पीडीएफ ई बुक मिल जाएंगे। और 3 प्रकार की जो पीडीएफ ई बुक है उसमें लाइब्रेरियन साइंस आएगा, उसमें लाइब्रेरियन के लिए टीचिंग ऑफ आर्ट आएगी और उसके बाद जीके जीएस आएगा। संबंधित जो हमारे क्लासेस चलते हैं इस क्लास का लिंक भी दे दिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको लगता है तो ये पीडीएफ आपको प्रदान किए जाएंगे इस व्हाट्सएप नंबर पर। तो आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं हमारे इस दिए गए आपको व्हाट्सएप नंबर से। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों। क्लोन क्लासिफिकेशन में फैसेट एनालिसिस की संकल्पना किसने विकसित किया था? तो याद रखेंगे क्लोन क्लासिफिकेशन जो है उसमें फैसेट एनालिसिस की अगर संकल्पना की जाए तो उसमें फैसेट जो एनालिसिस है उसका संकल्पना डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया था, जिनको पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी भारत में कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है कि पीएमईएसटी में पी का अर्थ आप क्या समझेंगे? तो पीएमईएसटी
PMEST में P का जो अर्थ होता है दोस्तों पर्सनालिटी होती है, और PMEST में अगर M का मतलब समझ आ जाए तो मैटर होता है। तो पहले P का मतलब पर्सनालिटी, M का मतलब मैटर, वहीं पर E का मतलब समझा जाएगा तो एनर्जी होता है, और यदि इसमें S का मतलब समझा जाए तो स्पेस होता है। उम्मीद करेंगे कि PMEST में T का अर्थ अगर आपको पूछा जाए तो आप टाइम बता सकते हैं, यानी कि PMEST में जो ये शब्द है लाइब्रेरियन से संबंधित, उसमें प्रत्येक वर्ड का अगर आपको अलग अलग प्रकार से अगर पूछा जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बता दिया। हमने आपको P का भी बताया, M का भी बताया, E का भी बताया, S का भी बताया और T का भी बताया। ये पर्सनालिटी, मैटर और उसके बाद एनर्जी और उसके बाद स्पेस और T से टाइम होता है। PMEST का ये फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्लोन क्लासिफिकेशन में फैसेट जो इंडिकेटर है का प्रमुख चिन्ह क्या होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि PMEST जो है उसमें क्लोन क्लासिफिकेशन में जो फैसेट इंडिकेटर है उसमें जो चिन्ह होती है वो कलन का चिन्ह दिया जाता है, यानी कि डबल बिंदी दी जाती है। DDC का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? DDC का पूरा नाम है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। और ऐसी स्थिति में अगर पूछा जाए कि DDC किसने दिया था तो ये डेवी साहब ने दिया था। याद रखना DDC का पूरा नाम तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है, लेकिन इसको किसने दिया था तो इसको डेवी साहब ने दिया था। DDC के जनक कौन है? तो पूरा नाम मेलविल डेवी के नाम से इनको जानेंगे। आगे बढ़ते चलते। DDC का जो प्रथम संस्करण है वह कब प्रकाशित किया गया था? अगर यह प्रश्न आपके सामने है कि DDC जो है उसका प्रथम संस्करण कब आपके सामने प्रकाशित किया गया था, तो 1876 का वो समय है जब DDC जो है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है प्रकाशित किया गया था। DDC में मुख्य वर्ग कितने आएंगे? तो DDC में मुख्य वर्गों की संख्याएं मेरे प्यारे साथियों 10 आपको देखने के लिए मिलेंगे। DDC में प्रत्येक मुख्य वर्ग कितने जो डिविजन्स हैं में विभाजित किए जाएंगे? तो DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में प्रत्येक मुख्य वर्ग जो है उसका डिविजन्स जो आपको देखने को मिलेगा वो 10 भागों में देखने के लिए मिलेगा। ऐसे स्थिति में आप इस आंसर को जरूर याद रखें। DDC में कुल प्रथम स्तर के डिविजन्स कितने होते हैं? तो DDC में कुल प्रथम स्तर के डिविजन्स होती हैं वो 100 होती है, और DDC में डबल ट्रिपल शून्य वर्ग किससे संबंधित है? तो देखेंगे दोस्तों DDC में जो है ना कभी कभी शून्य दिया गया है, कभी कभी 11 दिया है, कभी कभी 10 दिया है। तो ऐसी स्थिति में पूछा जाएगा कि DDC में जो ट्रिपल शून्य है यानी ट्रिपल जीरो है वह वर्ग किससे संबंधित होगा? तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड जनरल वर्क्स, याद है कंप्यूटर साइंस के लिए, इंफॉर्मेशन एंड जनरल वर्क्स के लिए आपको DDC में ट्रिपल जीरो का मतलब दिखाई देता है। आइए बढ़ेंगे। जो DDC में 100 वर्ग किससे संबंधित है? अगर पूछा जाएगा DDC में जो है 100 किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, तो DDC में 100 जो है वो फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी के लिए प्रयोग किए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। DDC में 100 वर्ग किससे संबंधित है? तो इस स्थिति में आपको जरूर याद रखना है कि फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी के लिए DDC में 100 वर्ग जो है वो संबंधित किए जाते हैं। आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पूरी ताकत झोंक दीजिए, पूरी जान झोंक दीजिए, क्योंकि 18 साल की बात है जब आपको लाइब्रेरियन बहाली देखने के लिए मिलेगी, और लाइब्रेरियन बहाली 100% एलिटी होगा, और उसके बाद आप तैयार रहिए BPSC में, उस समय धुआं कर दिया जाएगा क्लास को। याद रखेंगे। शुरुआत करते हैं। कहता है DDC में 200 वर्ग किससे संबंधित है? तो DDC में 200 जो वर्ग है मेरे प्यारे साथियों वो रिलीजन से संबंधित है। 200 वर्ग किससे? रिलीजन से। DDC में 300 वर्ग किससे संबंधित है? तो DDC में जो 300 वर्ग है सोशल साइंसेज। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि DDC जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है उसमें सोशल साइंस के लिए कौन सा जो है कोड प्रयोग किया जाता है? ऐसी स्थिति में आपको 300 याद रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते चलते हैं। DDC में 400 वर्ग किससे संबंधित है? तो DDC में 400 वर्ग जो है वो मेरे प्यारे साथियों लैंग्वेज से संबंधित है, भाषा से। DDC में अगर 500 वर्ग पूछ दिया जाता है तो उसमें साइंस है। एक कलम उठा लीजिएगा, कॉपी उठा लीजिएगा, आराम से एक नोट्स बनाइएगा, और DDC में मुख्य वर्ग 00, 100, 200, 300, 400 ऐसे 500, 600 वर्गों को जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे, हर हाल में मिलेंगे। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती से संबंधित मुख्य प्रश्नों का जो वन लाइनर के रूप में 100 प्रश्न। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। DDC में 500 वर्ग साइंस के लिए, DDC में 600 वर्ग जो है टेक्नोलॉजी के लिए प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे साथियों DDC में 700 वर्ग जो है
वह किसके लिए प्रयोग करेंगे? आर्ट एंड रिक्रिएशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। डीडीसी में 800 वर्ग अगर पूछा जाए कि डीडीसी में 800 वर्ग किससे संबंधित है, तो ये लिटरेचर से संबंधित है। मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी में 900 वर्ग किससे संबंधित है, तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए डीडीसी में अर्थात डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में कौन सा स्थान दिया गया, ऐसी स्थिति में आप याद रखेंगे 900 प्रयोग किए गए हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसको यूडीसी के नाम से जानते हैं। एक होता है डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, एक होता है सीसी जो क्लास आपको सीसी के बारे में जानते होंगे आप लोग, उसके बारे में बताया मतलब। लेकिन एक और आता है कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का पूरा नाम क्या है, यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, यूडीसी। यानी यूडीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। अगर इसका आधार देखा जाए तो ये डीडीसी भी मानी जाती है, इस डीडीसी पर ही ये निर्भर करता है। यूडीसी के विकास में प्रमुख भूमिका किसकी थी, तो यूडीसी के जो विकास है, यूनिवर्सल डेसिमल जो क्लासिफिकेशन है, उसके विकास में पॉल ऑटलेट और हेनरी लाल फोंटेन का जो है मुख्य योगदान देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है ब्लिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन किसने विकसित किया था, तो ब्लिस जो बिब्लियोग्राफी है वो क्लासिफिकेशन किनके द्वारा विकसित किया गया, उस स्थिति में याद रखेंगे हेनरी एवलिन ब्लिस के द्वारा जो है ब्लिस बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन को विकसित किया गया है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन किस संस्था से संबंधित है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन ये किस संस्था से संबंधित है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से ये संबंधित रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्गों को किससे प्रदर्शित किया जाता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्गों को किससे प्रदर्शित करेंगे, सही आंसर है इसको अक्षरों से प्रदर्शित किया जाएगा। प्रश्न है कि क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान सामग्री को व्यवस्थित रूप से रखना और पुनर्प्राप्ति आसान बनाना। क्लासिफिकेशन का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, तो ज्ञान सामग्री को जो व्यवस्थित रखा जाए और उसका पुनर्प्राप्ति आसानी से किया जा सके, इसलिए लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन करना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है कैटालॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, कैटालॉगिंग जो आप देखते हैं उसमें कैटालॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पुस्तकालय सामग्री की पहचान कर लें, स्थान निर्धारण और पुनर्प्राप्ति में सहायता मिल जाए, इसलिए कैटालॉगिंग की जाती है। पुस्तकालय में कैटालॉगिंग करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम पुस्तकालय की सामग्री की पहचान कर पाए, स्थान का निर्धारण और पुनर्प्राप्ति में हमें सहायता मिल जाए उस पुस्तक को उठाने में। आगे बढ़ते चलते हैं। AACR2 का पूरा नाम क्या है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि AACR2 का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों याद रखेंगे AACR2 का पूरा नाम एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स सेकेंड एडिशन है। एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स जो है AACR का मतलब होता है, लेकिन 2 का मतलब सेकेंड से होता है। इस स्थिति में आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि AACR2 का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया गया था, याद रखेंगे AACR2 का प्रथम जो संस्करण है वो 1978 में प्रकाशित किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि आरडीए का पूरा नाम आपको क्या लगता है, आरडीए का पूरा नाम है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। आरडीए ने मुख्यतः किस मानक का स्थान लिया है, तो आरडीए ने AACR2 का जो है वो स्थान लिया है। आईएसबीडी का पूरा नाम क्या है, पुस्तकालय के क्षेत्र में देखा जाए तो आईएसबीडी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी और डिस्क्रिप्शंस। याद रखेंगे आईएसबीडी का पूरा नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ऐसी स्थिति में याद रखेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्क जो होता है उसका पूरा नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। मार्क का पूरा नाम है मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग। याद रखेंगे मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग जो होती है वो मार्क का पूरा नाम है। मार्क का उद्देश्य क्या है मेरे साथियों, आप ध्यान रखिएगा कि मार्क का उद्देश्य क्या है, तो बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य रूप में प्रस्तुत करना, यह मार्क का उद्देश्य होता है। मशीन आपको तुरंत बताया कि मार्क का फुल फॉर्म क्या है, उसमें मशीन शब्द आ रहा था, इसलिए बिब्लियोग्राफी इंफॉर्मेशन को मशीन द्वारा पढ़े जाने के रूप में उसको योग्य रूप में प्रस्तुत कर देना, ये जो होती है मार्क का अपना मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं। आईएसबीएन का पूरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होती है। आईएसबीएन का पूरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होती है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। आईएसएसएन का पूरा नाम क्या है, प्रश्न है कि आईएसएसएन
ISSN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर जो होती है वो ISSN का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न है अगला, पुस्तकों और जो मोनोग्राफिक पब्लिकेशंस के लिए जो है पुस्तकों और मोनोग्राफिक के लिए किया जाता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, छूट गया, फिर नीचे नहीं करेंगे। ISSN मुख्यतः किसके लिए प्रयोग होता है? तो ISSN मेरे प्यारे साथियों वो सीरियल और काउंटिंग रिसोर्स के लिए ISSN का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है कि ISBN 13 में कुल कितने अंक है? तो अंत में 13 दिया गया, इसमें 13 संख्याएं होंगी, इसको याद रखिएगा। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है? तो देखेंगे दस्तावेजों प्रकाशनों की व्यवस्थित सूची को बिब्लियोग्राफी के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है? तो याद रखेंगे दस्तावेजों को और प्रकाशनों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर देना, यह बिब्लियोग्राफी कहलाती है। बिब्लियोग्राफी ऑफ जो है यहां देखेंगे बिब्लियोग्राफीज क्या है? बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज क्या है? तो विभिन्न बिब्लियोग्राफीज की बिब्लियोग्राफी जो होती है ये कही जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेफरेंस सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेफरेंस सर्विस का मुख्य उद्देश्य है उपयोगकर्ता को आवश्यक सूचना प्रदान प्राप्त करने में सहायता करना, उपयोगकर्ता को आवश्यक सूचना प्राप्त करने में सहायता करना। अगला है कि रेडी रेफरेंस सर्विस क्या है? तो रेडी रेफरेंस सर्विस है ऐसी संदर्भ सेवा जिसमें तथ्यात्मक सूचना तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों यदि आप हमारा YouTube चैनल से अगर हमारे WhatsApp नंबर से मटेरियल खरीदते हैं तो आज का ये जो क्लास चल रहा है उसका भी PDF जो है आपको फ्री में प्रदान कर दिए जाएंगे। आपको जो लगेगा कि इस क्लास का PDF इंपॉर्टेंट है वो आपको दे दिए जाएंगे। प्रश्न है कि लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस किस प्रकार की है, किस प्रकार की आवश्यकता से संबंधित है? लॉन्ग रेंज सर्विस रेफरेंस सर्विस किस प्रकार की आवश्यकता से संबंधित है? तो विस्तृत एवं शोधपरक सूचना से यह संबंधित है। CAS का पूरा नाम क्या है? करंट अवेयरनेस सर्विस जो होती है CAS का पूरा नाम है। SDI का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों SDI का पूरा नाम है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इस प्रश्न का सही आंसर है SDI सेवा की अवधारणा किससे संबंधित है? उपयोगकर्ता की रुचि के अनुसार चयनित सूचना उपलब्ध कराने से मतलब है SDI। CAS और SDI में प्रमुख अंतर क्या है? तो CAS और SDI में अंतर यह है कि CAS सामान्य नवीन सूचना देती है जबकि SDI उपयोगकर्ता विशिष्ट सूचना देती है। प्रश्न आगे देख लेंगे। डॉक्यूमेंटेशन शब्द का व्यापक संबंध किससे है? तो डॉक्यूमेंटेशन शब्द का व्यापक संबंध जो है मेरे प्यारे साथियों वो दस्तावेजित सूचना के संगठन एवं प्रसार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन साइंस का मुख्य केंद्र क्या है? इंफॉर्मेशन साइंस का मुख्य केंद्र क्या है? सही आंसर है सूचना का संग्रहण, संगठन, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति एवं प्रसार जो है इंफॉर्मेशन साइंस का मुख्य केंद्र रहेगा। अगला प्रश्न है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का उद्देश्य क्या है? तो संग्रहित सूचना में से प्रासंगिक सूचना प्राप्त करना इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न है कि प्रेसियस का संबंध किससे है? तो प्राप्त परिणामों में प्रासंगिक दस्तावेजों के अनुपात जो है वह प्रेसियस के रूप में जाना जाएगा। रिकॉल का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे साथियों रिकॉल का संबंध किससे है? तो उपलब्ध प्रासंगिक दस्तावेजों में से प्राप्त किए गए प्रासंगिक दस्तावेजों के अनुपात से है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में प्रेसियस और रिकॉल किसका मूल्यांकन करते हैं? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में प्रेसियस और रिकॉल किसका मूल्यांकन करते हैं? सही आंसर है रिट्रीवल इफेक्टिव इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। कीवर्ड क्या होता है? मेरे साथियों पूछा गया है कि कीवर्ड क्या है? किसी सूचना विषय को व्यक्त करने वाला महत्वपूर्ण शब्द जो है वह कीवर्ड कहलाता है। प्रश्न है कि कीवर्ड क्या है? तो किसी सूचना विषय को व्यक्त करने वाला महत्वपूर्ण शब्द जो है वो मेरे प्यारे साथियों उसको कीवर्ड के नाम से जानते हैं। प्रश्न आगे है कि थ्रेशर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नियंत्रित शब्दावली एवं सूचना प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग करेंगे। कंट्रोल्ड वोकैबुलरी क्या है? तो कंट्रोल वोकैबुलरी जो होती है पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित शब्दों का मानकीकृत समूह के रूप में जाना जाएगा। ऑथोरिटी फाइल का उद्देश्य क्या है? प्रश्न है कि ऑथोरिटी फाइल का उद्देश्य क्या है? नाम, विषय एवं अन्य एक्सेस पॉइंट में कंसिस्टेंसी बनाए रखना ये ऑथोरिटी फाइल्स का उद्देश्य है। यूनियन कैटलॉगी क्या है? तो अनेक पुस्तकालयों के लिए के होल्डिंग्स को एक संयुक्त कैटलॉग में प्रदर्शित करने वाला कैटलॉग जो है यूनियन कैटलॉग के रूप में जाना जाता है। अनेक पुस्तकालयों के होल्डिंग को एक संयुक्त कैटलॉग में प्रदर्शित करने वाला कैटलॉग जो है वह यूनियन कैटलॉग के रूप में जाना जाएगा।
ओपीएससी का पूरा नाम क्या है? तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगी जो होती है वो ओपीएससी का पूरा नाम है। ओपीएससी का मुख्य प्रमुख लाभ क्या है? ऑनलाइन एवं तीव्र कैटलॉग जो सर्चिंग है वह ओपीएससी से की जाती है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का अर्थ क्या है? पुस्तकालय कार्यों में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना लाइब्रेरी ऑटोमेशन के रूप में जाना जाता है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के प्रमुख मॉडल्स कौन कौन से हैं? तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन के जो प्रमुख मॉडल्स हैं वो है इक्वेशंस, कैटलॉगिंग्स, उसके बाद सर्कुलेशंस, सीरियल एंड ओपीएससी। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि एक्विशंस सेक्शन का मुख्य कार्य क्या है? पुस्तकालय सामग्री की पहचान या चयन और क्रय और प्राप्ति कर लेना। करता है कि सर्कुलेशन सेक्शन का प्रमुख कार्य क्या है? पुस्तकों का इशू, रिटर्न और रिन्यूअल करना जो है इसका काम है। अगला है कि सीरियल्स कंट्रोल का संबंध किससे है? तो पत्रिकाओं एवं सीरियल पब्लिकेशन के नियंत्रित से है। अगला क्वेश्चन है कि वेडिंग का अर्थ क्या होता है? प्रश्न आपके सामने है कि वेडिंग का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो प्रश्न इसका सही आंसर हो जाएगा कि वेडिंग का मतलब जो है वेडिंग का मतलब अनुपयोगी या अप्रासंगिक सामग्री को संग्रह से हटाना, ये पुस्तकालय में वीडिंग कहलाती है। प्रश्न है कि स्टॉक वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है? तो पुस्तकालय संग्रह की वास्तविक उपलब्धता और अभिलेखों की शुद्धता जांचने के लिए स्टॉक वेरिफिकेशन करना जरूरी होती है। एक्सेस पूछा गया है कि एक्सेशन रजिस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय में प्राप्त प्रत्येक दस्तावेज का अस्थायी अभिलेख रखना जो है इसका काम है। एक सेशन नंबर क्या दर्शाता है? मेरे प्यारे साथियों, एक सेशन नंबर क्या दर्शाएगा? तो पुस्तकालय में किसी दस्तावेज की क्रमिक प्राप्ति संख्या। आगे प्रश्न आपके पास है कि सेल्फ, यहां पर लिखा गया है सेल्फ लिस्ट क्या है? सेल्फ लिस्ट क्या है? तो सेल्फ पर दस्तावेजों के क्रम में तैयार की गई सूची सेल्फ लिस्ट के रूप में जानी जाती है। कॉल नंबर किन तत्वों से सामान्यतः बनता है? क्लास नंबर और बुक नंबर से मिलाकर के कॉल नंबर बनता है। बुक नंबर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामान्य विषय की पुस्तकों को अलग पहचान और उसका व्यवस्था करना इसका होता है। ऑथर नंबर क्या है? तो कि लेखक की पहचान के लिए प्रयुक्त बुक नंबर को ऑथर नंबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोटेशन का अर्थ क्या है? वर्गों विषयों को प्रतीकों द्वारा व्यक्त करने की प्रणाली और जो है नोटेशन कहलाती है। प्योर नोटेशन क्या है मेरे प्यारे साथियों? जिसमें केवल एक प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग करेंगे उसे प्योर नोटेशन कहेंगे। मिक्स नोटेशन क्या है? जिसमें एक से अधिक प्रकार के सिंबल का प्रयोग होता है उसे मिक्स नोटेशन के नाम से जानेंगे। हॉस्पिटलिटी इन क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या है? नए विषयों को वर्गीकरण प्रणाली में संयोजित करने की क्षमता हॉस्पिटलिटी इन क्लासिफिकेशन कहलाता है। अगला है कि एनएनएमओसी का उद्देश्य क्या है? एमएनइमोनिक्स का उद्देश्य क्या है? वर्गीकरण नोटेशन को याद रखने में सहायता करना। कैनोन ऑफ असर्टेबिलिटी का किससे संबंधित है? विषय की स्पष्ट पहचान करने के लिए। कैनोन कहता है कि कैनोन ऑफ हाफुल सीक्वेंस किससे संबंधित है? वर्गों एवं फैसेट के उपयोगी क्रम से। फैसेट एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? जटिल विषय को उसके मूल घटकों या फैसेट्स में विभाजित करना। प्रश्न है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का जो लिटरेसी है का अर्थ क्या है? तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी का अर्थ है सूचना की आवश्यकता पहचानने, खोजने, मूल्यांकन करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता करना। अगला है कि प्रश्न कहता है कि प्लेगरिज्म का अर्थ क्या है? किसी अन्य के विचार या कार्य को उचित श्रेय दिए बिना अपने नाम से प्रस्तुत करना। इंपैक्ट फैक्टर मुख्यतः किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे स्कॉलरली एंड जर्नल एंड सिटेशंस इंपैक्ट से संबंधित है। डीओआई का पूरा नाम है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिटर। डीओआई का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे साथियों? वह है डिजिटल स्क्लेरोलॉजी ऑब्जेक्ट को अस्थायी एवं विशिष्ट पहचान देना। ओपन एक्सेस का मूल्य उद्देश्य क्या है? तो ओपन एक्सेस का मूल्य उद्देश्य है शोध एवं विविधतापूर्ण सूचना का मुक्त ऑनलाइन उपलब्ध कराना। प्रश्न है दोस्तों कि लाइब्रेरी कॉन्सर्टियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लाइब्रेरी कॉन्सर्टियम का मुख्य उद्देश्य अनेक पुस्तकालयों के बीच संसाधन साझाकरण और सूचना संसाधन तक पहुंच जो है सामूहिक पहुंच बढ़ाने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में कुल मिलाकर के 100 MCQ आपको रखे हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं, इसको नोट्स बनाते चलिएगा। अगर अंत में हम यही कहेंगे, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा, क्योंकि वो समय आ गया है जब मैराथन पर मैराथन हमारे YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया आपको देगा। ई बुक चाहिए तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। शुक्रिया, मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ। जय हिंद।